हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे किरण प्रकाशिकी का भाग 2 प्रकाश का अपवर्तन। और इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसकी आवश्यक शर्तें और उसके अनुप्रयोग। ओके, अब हम उसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्णांतिक परावर्तन के उदाहरण में दृष्टि क्षेत्र। ओके, तो अब ये दृष्टि क्षेत्र क्या है, ओके, इसे आप समझते हैं। तो दृष्टि क्षेत्र का मतलब होता है आपको कि वह क्षेत्र जिसके भीतर से हम ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को देख पाते हैं, या जितने क्षेत्र के अंदर की वस्तुओं को हम देख पाए उस क्षेत्र को हम दृष्टि क्षेत्र कहते हैं, है ना। जैसे एक उदाहरण के लिए आप समझो कि, है ना, हमारे घर में दरवाजे में जो एक लेंस लगा होता है, जैसे कोई दरवाजे पर आता है तो हमें उसको देखना है ना, दरवाजा खोले बिना, तो उसमें एक छोटा सा लेंस लगाया जाता है। तो उसमें से हम लेंस में से जब देखते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ही वस्तुएं दिखाई देती हैं, है ना। तो उसी को ही हम क्या बोल देंगे, दृष्टि क्षेत्र। मतलब जितने क्षेत्र से होते हुए प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंच पा रही हैं उस क्षेत्र को हम दृष्टि क्षेत्र कहते हैं। ओके, तो अब ये दृष्टि क्षेत्र, है ना, कितना बड़ा होगा और दृष्टि क्षेत्र, है ना, लिमिटेड क्यों हो जाएगा उसको हम समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से, जैसे मान लो तो कि यहाँ पर, है ना, कोई सघन माध्यम है ना, मतलब ठीक है, सघन माध्यम के लिए हमने यहाँ पर किसको एग्जांपल ले लिया, मान लो कोई भी जल ले लो या कोई भी सघन माध्यम। ठीक है, अब सघन माध्यम में यहाँ कोई वस्तु रखी है। ओके, अब इस वस्तु से प्रकाश किरणें जो चलेगी, मान लो हम सघन माध्यम में रखी हुई वस्तु को कहाँ से देख रहे हैं, विरल माध्यम से, या जल या वायु आप मान लो, सघन और विरल के। ओके, तो यहाँ कोई, है ना, क्या रखा है, प्रकाश स्रोत रखा है ना, प्रकाश स्रोत मान लो आप कोई लाइट बल्ब रखा हुआ, ऐसे समझ लो चलता हुआ। तो इसको अगर हम ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, है ना, यहाँ से, तो ठीक है, हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो इससे चलने वाली किरणें हमारी आंखों तक पहुंच पाएगी। ठीक है, तो पहली किरण हमने बोली तो ये डायरेक्ट ऐसे आई, है ना, और ये हमारी आंखों तक पहुंच गई। ठीक है, हम यहाँ से इसका प्रेक्षण कर रहे हैं, है ना, यहाँ प्रेक्षक को मान लो। ओके, अब ठीक है, दूसरी किरण यहाँ पर ऐसे आपतित हुई, है ना, यहाँ आपतन कोण का मान कुछ ना कुछ होगा। यहाँ जैसे आपतन कोण 0 था, है ना, अब आपतन कोण बढ़ने लगेगा। ओके, यहाँ ये लंबवत आपतित हुई है, आपतन कोण 0 रहा यहाँ। ठीक है, आपतन कोण का मान अब बढ़ गया। तो ये वाली किरण हमारे पास, मान लिया ये इस तरह से अपवर्तित हो गई, तो ये वाली किरण भी हमारे आंखों तक पहुंच गई, है ना। जैसे हम ऊपर से देख रहे थे डायरेक्ट सीधी आने वाली किरणें भी आंखों तक पहुंच गई, कुछ तिरछी होकर आई वो भी पहुंच गई। ओके, अब दूसरा जो एक और हम अगली किरण ले लें, तब इसके लिए आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, आपतन कोण बढ़ता चले जाएगा, है ना। अब मान लिया कि इसके लिए आपतन कोण बढ़कर कितना हो गया, क्रांतिक कोण के बराबर हो गया। तो क्रांतिक कोण के बराबर हो गया तो ये वाली किरण ऐसे चली जाएगी, है ना। ठीक है, अब ये वाली, मतलब ये पृष्ठ के समांतर, जल और वायु का जो सीमा पृष्ठ है उसके समांतर चली जाएगी। अब अगली किरण, और बहुत सारी किरणें निकलेगी यहाँ से, तो एक अगली किरण हमने बोल दिया जो, है ना, क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित हो रही है। ओके, तो यहाँ क्रांतिक कोण का मान और आपतन कोण अधिक हो गया क्रांतिक कोण से, तब ये वाली किरण का क्या हो जाएगा, ये पूर्णांतरिक परावर्तन का पालन करेगी, क्योंकि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा भी है, तो वो पूर्णांतरिक परावर्तित हो गई। ओके, तो हमने क्या देखा कि हमारी आंखों तक, है ना, ये वाली किरण, है ना, ये वाली किरण पहुंच, सॉरी, है ना, ये वाली किरण और ये किरण पहुंच पाई। ठीक है, और जो किरण किस पर चल रही थी, है ना, जो किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हुई है, वो किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी। इधर भी वही स्थिति बनेगी, है ना। एक किरण हम ऐसे बता दें जो, ठीक है, किस पर आपतित हुई है, क्रांतिक कोण से कम कोण पर, तो ये हमारी आंखों तक पहुंच गई अपवर्तन के पश्चात। फिर यहाँ अगली किरण और आएगी तो इसके लिए आपतन कोण और बढ़ गया, तो मान लो किसके बराबर हो गया, क्रांतिक कोण के बराबर। तो ये भी
ऐसे, है ना, पृष्ठ के समांतर चली जाएगी। अब अगली किरण जो आएगी, जो किससे अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित हुई है, तो फिर ये किरण क्या करेगी, कोणांतरिक परावर्तित हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि हमारी आंख तक केवल ये वाला जो क्षेत्र बना है इतना, है ना, ये ऐसा, इस क्षेत्र वाली ही किरणें हमारी आंखों तक पहुंच पाई है, बाकी नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का वहां बाकी किरणों ने किसका पालन कर लिया, कोणांतरिक परावर्तन का पालन कर लिया और वो वहीं से परावर्तित हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्षेत्र बनेगा वो जो है ना, मतलब ये सारी किरणें, ठीक है, हमने यहाँ बोर्ड पे उसको टू डायमेंशनली दिखाया, ऐसे सभी तरफ से रहेगी। जैसे ये स्रोत है, यहाँ से कुछ किरणें इधर जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो एक क्या बनाएगी, एक सर्कल बनाएगी, है ना। तो इस सर्कल वाली किरणें ही, है ना, कौन सा सर्कल, कौन, ठीक है, कितनी बड़ी, कौन सी किरणों का सर्कल, जो क्रांतिक कोण से कम कोण पर आपतित हो रही हो उनका सर्कल। क्रांतिक कोण वाली किरण भी हमारे आंख पर नहीं आएगी, वो ऐसे चली जाएगी अगर हम उसको कहाँ से देख रहे हो, लंबवत इस तरह से देख रहे हो। ओके, तो हमने क्या देखा, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के भीतर की ही किरणें हमारी आंखों पर पहुंचेगी। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम केवल इस वस्तु को इतने बड़े क्षेत्र में से ही देख पाएंगे, है ना, कौन से, जहां पर, ठीक है, क्रांतिक कोण, आपतन कोण का मान किसके बराबर हो, क्रांतिक कोण के बराबर। तो ये वाली किरणें ही हम, ठीक है, देख पाएंगे इस क्षेत्र के अंदर वाली, बाकी वाली किरणें सब किसका पालन करेगी, कोणांतरिक परावर्तन। तो ये जो क्षेत्र बना है हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि क्षेत्र। ओके, और इसका आप विपरीत भी समझ सकते हो। जैसे हम सघन माध्यम में रखी वस्तु को विरल माध्यम से देख रहे थे, तो हमने कहा कि हम वस्तु को केवल इतने बड़े क्षेत्र से ही देख पाएंगे। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, इस स्थिति से, यहाँ हमारी आंख है ना, तो इस स्थिति से अगर हम वस्तु को देख पा रहे हैं, तो फिर ये वाली किरण तो हमारी आंखों तक नहीं पहुंची, है ना, ये वाली भी किरण हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि हम इस वस्तु को इस पोजीशन से नहीं देख पाएंगे। इस वस्तु को अगर हमें देखना है तो हम इसको यहाँ से ही देख सकते हैं, ये वाली किरण से देख सकते हैं, इस स्थान से हम उसको देख सकते हैं। ओके, तो हमारा दृष्टि क्षेत्र क्या रहेगा, है ना, निर्धारित हो जाएगा कि हम इतने स्थान से ही किसी वस्तु को देख पाएंगे। किसके कारण निर्धारित हो जाएगा, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, क्योंकि यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण कुछ किरणें वापस लौट जाती है ऐसे, है ना। तो अगर मान लो पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होता तो सारी किरणें, है ना, हर पहुंच जाती, ऊपर निकल जाती, दूर, है ना, विरल माध्यम में आ जाती, तो हम वस्तु को किसी भी स्थान से देख पाते हैं। ओके, हमारा दृष्टि क्षेत्र अनंत होता, लेकिन यहाँ हमने देखा पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, तो उसके कारण हम एक लिमिटेड स्पेस से ही वस्तु को देख पाएंगे। या ओके, या दूसरा उसका विपरीत सोचे कि अगर हम यहाँ से देख रहे हो, यहाँ प्रेक्षक रखा हो, ओके, तो प्रेक्षक पर वो केवल इतनी, है ना, इतने क्षेत्र से वाली वस्तुओं को, बाहर वाली वस्तुओं को ही देख पाएगा, बाकी वाली वस्तु उसको दिखाई नहीं देगी। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारी फिश है, जैसे, है ना, पानी में अगर क्या रहे, है ना, मछली है और मछली कहाँ पर देख रही है, जैसे ये मछली की हमारी आँख हमने बताई कैसे, तो मछली भी केवल इतने बड़े क्षेत्र को, कितना बड़ा क्षेत्र, ठीक है, जिसके लिए एक ये जो शंकु कोण होगा वो 98 होगा। कैसे समझे, जैसे ये वाली किरण, है ना, मछली की आँख, ये वाली किरण गई, कितना कोण बनाई यहाँ से, जल है, पानी, जल की और वायु की बात कर रहे हैं, तो जल के लिए आपको क्रांति कोण होता है 49, तो ये 49 हो गया, ये वाला भी कितना हो गया 49, है ना, ये ऐसे कोण बने। ओके, फिर इस तरह यहाँ पर भी प्रकाश किरण ऐसे, ये भी हमारा क्या हो गया, ये कोण भी 49 हो गया, ठीक है, इस तरह, तो ये 49, ये 49। तो फिश जो है केवल कितने भाग, कितने वाले कोण बनाने वाले क्षेत्र में, जो उसकी आंख पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा क्षेत्र, 98 डिग्री का जो क्षेत्र उसके मतलब कोण बनाने वाला क्षेत्र ही वो
देख पाएगी। ओके, तो नेक्स्ट जो यहाँ पर बाकी का जो क्षेत्र है उसके लिए फिर क्या है ना, केवल उसको इस क्षेत्र में स्थित बाहर की वस्तु ही दिख पाएगी। इससे बाहर का जो क्षेत्र है उसके लिए किसका कार्य करेगा, उसके लिए वो दर्पण का कार्य करेगा, क्योंकि उसके बाद वाली प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाएगी, उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। मतलब इस क्षेत्र के बाहर वाला क्षेत्र मछली को पूरा चमकदार दिखाई देगा, है ना, उससे ठीक है, दर्पण की तरह दिखाई देगा। ठीक, तो ये इसको हम दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं। दोनों तरफ से आप समझ सकते हो कि ये वाले क्षेत्र से ही हम अंदर की किसी वस्तु को देख पाएंगे, सभी स्थानों से नहीं देख पाएंगे। या ऐसे मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा हो तो केवल इस क्षेत्र में आने वाली बाहर की वस्तु को ही देख पाएगा, शेष क्षेत्र उसके लिए किसका कार्य करेगा, समतल दर्पण का। ओके, ओ है ना, तो ये रहा दृष्टि क्षेत्र का अर्थ। ओके, और अब ये क्षेत्र कितना बड़ा होगा इसके लिए हमें व्यंजक निकालना है। ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, मतलब छोटा क्षेत्र होगा, बड़ा क्षेत्र होगा, मतलब त्रिज्या देखनी है और उसका क्षेत्रफल। तो ये छोटा क्षेत्र है या बड़ा क्षेत्र है वो निर्भर करेगा जो इस पर उसकी गहराई पर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, वस्तु कहाँ रखी है, या हम कहाँ से देख रहे हैं, है ना, गहराई पे निर्भर करेगा। ओके, तब हम उसका व्यंजक प्राप्त करते हैं गणितीय रूप से, है ना। तो यहाँ पर हमने व्यंजक के लिए क्या निकालना है, दृष्टि क्षेत्र की त्रिज्या और क्षेत्रफल। ठीक, परिभाषा लिखी हुई है उसकी वही, और यहाँ व्यंजक निकालने के लिए हमने उसका चित्र अलग से यहाँ पे बना दिया है जो। ठीक है, ये मान लिया हमने कि कोई सघन माध्यम ले लिया, कोई भी माध्यम हो सकता है, जल हो सकता है, वायु और कांच हो सकता है, इसलिए हमने सघन लिख के चला है बस। ओके, तो ये हमारा सघन माध्यम में कोई वस्तु कहाँ रखी है, h गहराई पे रखी है, AO उसकी गहराई हो गई। ओके, और उससे चलने वाली किरणें, है ना, हम सिर्फ कौन सी किरण बता रहे हैं यहाँ, जो क्रांतिक कोण पर आपतित हो रही है उनके सीमा पृष्ठ पर। तो ये क्रांतिक कोण IC पर आपतित हुई है ना, पृष्ठ के दोनों के सीमा पृष्ठ, मतलब ये सघन माध्यम और विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ पर कैसे हो जाएगी, समांतर अपवर्तित हो जाएगी। तो ये IC, फिर इधर भी ये वाली किरण जो सीमा पृष्ठ पर कितना कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, क्रांतिक कोण। तो ये और ये वाली किरण क्या हो जाएगी, ऐसे पृष्ठ के समांतर अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, फिर अब यहाँ पर ये वाला एक क्षेत्र बनाएंगे, मतलब हमने सिर्फ दो किरण बताई है, ऊपर ऐसे चारों तरफ से किरणें रहेगी, है ना, इस तरह से, इधर से, मतलब 3 डायमेंशन व्यू आप समझ लो उसको। हम बोर्ड पे 3 डायमेंशन व्यू नहीं बना पाते। ओके, तो इसलिए, है ना, तो ये ऐसा पूरा क्षेत्र बनेगा। तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे 2D में बनाया है ना। अब ये इस क्षेत्र की क्या हो गई, है ना, ये हमारा दृष्टि क्षेत्र हुआ। तो दृष्टि क्षेत्र की त्रिज्या AB हमने बता दी R से। ओके, और IC यहाँ क्रांतिक कोण हो गया, म्यू यहाँ पर सघन माध्यम का क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया, किसके सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष। ओके, ये सारे बिंदु हमने वही लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ कोण देखे तो ये हमारा क्या है, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक, IC है, तो ये वाला कोण भी IC, वो इस तरह से होगा, है ना, IC और ये IC। फिर इसी तरह से इधर वाला कोण भी, है ना, ये IC और ये ऐसे, तो ये इस तरह ये IC और ये IC हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है दृष्टि क्षेत्र की त्रिज्या R का मान निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्षेत्र में, है ना, हमारे पास जो संरचना हुई है चित्र के आधार पे, हमारे पास एक हमको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, कोण OAB। ओके, तो समकोण त्रिभुज में AB क्या हो गया, है ना, AB हो गया लंब, है ना, और AO क्या हो गया, आधार, इस पे कोण बना है, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण, है ना। तो इसमें अगर हम कर्ण का मान निकालें सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, है ना, समकोण त्रिभुज कौन सा है, OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में इसका मान निकालना है हमको कर्ण का। ओके, OB, तो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, तो लंब है, आधार है ना, तो लंब और आधार, तो ये कर्ण का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, h² +
आर स्क्वायर अंडर रूट में ना, ये तो समझते हैं, छोटी सी बात है, पाइथागोरस में लगा दी, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसी में हम क्या निकाल रहे हैं, अब वास्तव में उनको करना क्या है, तो हमें उनको यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान निकाल देना है। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध तो हमने निकाला यहाँ, क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण विद का समानुपाती होता है अपवर्तनांक के, ओके। तो यहाँ हमें इस साइन आईसी का मान निकालना है पहले, फिर यहाँ साइन आईसी का मान रख दोगे, दोनों को बराबर कर दोगे, तो किसका मान निकल कर आ जाएगा, हमारे पास आर का मान निकल कर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले, है ना, समकोण त्रिभुज और एबी में हमने ओबी का मान निकाला। अब इसमें हम क्या बनाते हैं, पुनः साइन आई सी, ओके। तो साइन आई सी क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब हो गया ए बी, ओके। तो ए बी, कर्ण हो गया कोण, ठीक है, कर्ण हो गया ओ बी, ठीक है। यहाँ से साइन आई सी, है ना, ए बी क्या है हमारे पास, ए बी है ये त्रिज्या, ओके। ये ए बी हो गई आर, ओ बी हो गया ऊपर लिखा हुआ है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको दे दिया हमने समीकरण 1, ठीक है। फिर इसी प्रकार है ना क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या है, क्रांतिक कोण की ज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है माध्यम के अपवर्तनांक के, ओके। तो ये हुआ हमारे पास, है ना। अब यहाँ से इसको हम देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना करो, ओके, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, आर बराबर, ये ना दोनों के मान समान, आर बटे एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, इधर 1/μ, ओके। तो फिर यहाँ से आर का मान निकालना है, पहले तो ये वर्गमूल हटा दो, तो वर्गमूल हटाने के लिए क्या कर दोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर 1/μ का स्क्वायर, ओके। तिर्यक गुणा कर लो, तो तिर्यक गुणा करने पर ये हो गया म्यू स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर, इधर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। आर का मान निकालना है, पक्षांतर कर लो, म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर 1 आर स्क्वायर आके माइनस हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन, म्यू स्क्वायर माइनस 1 बटे एच स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर तो आगे सॉल्व कर दोगे, तो आर का, है ना, मान निकालना है, पक्षांतर हो जाएगा एच स्क्वायर बटे में म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक। ये रहा समझो, है कि ये आर, या फिर इसका रूट ले लेते हैं, है ना, इसको ना आर बराबर एच, वर्गमूल लेने पे, तो वर्गमूल लेने पर ये होगा वर्गमूल म्यू स्क्वायर माइनस 1, ओके। ये रहेगी उसकी त्रिज्या, ओके। तो त्रिज्या देख सकते हैं जब हम यहाँ पर किसके अनुपाती है, एच के, मतलब वस्तु जितनी नीचे होगी, ऑब्जर्वर प्रेक्षक जितना नीचे होगा उतना बड़ा फील्ड वो देख पाएगा, है ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ हमें दृष्टि क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ओके। तो दृष्टि क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, दृष्टि क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र हमें मालूम है क्या होता है ना, कैसा क्षेत्र है वो, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, ए बराबर पाई एच म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया हमारे पास दृष्टि क्षेत्र का व्यंजक, मतलब क्षेत्रफल का व्यंजक और उसकी त्रिज्या का व्यंजक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ये हमें आर स्क्वायर का मान रखना है ना, तो ये वाला मान रहेगा, सॉरी हमने उसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास उसका क्षेत्रफल, ठीक है।
ओके। तो अब हम बच्चों इसके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं जो हमें दैनिक जीवन में देखने को मिल जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ दैनिक जीवन में देखे जाने वाले एग्जाम्पल, है ना। जैसे हमने यहाँ लिख दिए हैं, अब उनकी हम व्याख्या समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले कि जैसे जो अगर है ना जल में रखी हुई किसी परत नली को, ठीक है, हम है ना किसी विशेष स्थान से देखते हैं तो हमें ज़्यादा चमकदार दिखती है। जैसे मान लो जल में एक परत नली रखी हुई है, तो उसका जो खाली भाग है ना, उसका खाली स्थान हमें, ठीक है, क्या दिखेगा, बहुत चमकदार दिखेगा किसी भी स्थान से, है ना। जैसे ये परत नली है और जल में डूबी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर वो किसी विशेष स्थिति से देखने पर बहुत चमकदार दिखती है। तो क्यों ऐसा, उसको हम समझे। उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। तो जैसे प्रकाश किरणें, है ना, जो जल से चलकर जा रही होगी किसमें, परत नली में, है ना। मतलब बहुत सारी प्रकाश किरणें चलती है जो, तो मान ले कि कुछ प्रकाश किरणें जल में चलकर कहाँ जा रही है, परत नली पर टकरा रही है। और परत नली के कौन से भाग पर टकरा रही है, खाली भाग पे। अब परत नली के खाली भाग पर टकराएगी तो वो, है ना, जल से चलकर कहाँ जा रही है, खाली परत नली पर टकरा रही। खाली परत नली मतलब उसके अंदर क्या है, वायु है। तो वायु यहाँ हमारा विरल माध्यम हो गया, जल क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो इस तरह से प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। तो कुछ किरणें, ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो उनका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रकार से, है ना, कुछ किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पालन करेगी और, ठीक है, जब वो वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ेगी तो हमें परत नली का वो भाग बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देगा, है ना। क्योंकि हमें मालूम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पूरी की पूरी प्रकाश ऊर्जा परावर्तित हो जाती है, वहाँ अवशोषण नहीं होता। तो इस प्रकार, ठीक है, अगर जल में कोई परत नली रखी है तो उसका जो खाली स्थान है, खाली वाला भाग है, वो विशेष स्थिति से चमकदार दिखाई देता है, बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके। फिर इसी तरह से कांच में पड़ी दरार का चमकना, है ना। हमने जनरली देखा होगा कि अगर कोई कांच हो, जैसे सामान्य तौर पर, है ना, दर्पण है, दर्पण में अगर कांच टूट जाता है तो उसमें एक दरार पड़ जाती है, तो दरार बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देती है। तो उसका कारण भी क्या है ना, तो उसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जैसे मान लो ये दर्पण में कोई दरार पड़ी है, तो ऐसे, ओके। अब दरार के अंदर क्या भर गई है, वायु। तो वायु, अब प्रकाश किरणें जो कहाँ से चल के गई है ना, मतलब कांच से चलकर किस में आई है, कुछ प्रकाश किरणें कांच से चलकर दरार में गई, और दरार में गई तो फिर दरार में वायु है, तो वहां से उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो कुछ किरणें जो दरार पर पूर्ण, ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो जाती है, तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो फिर उस स्थिति से देखने में हमको दरार बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देती है ना। तीसरा है जो, अगला है काली पुती हुई गेंद। मतलब अगर हम कोई गेंद ले और उस पर कालिख पोत दें, तो कालिख से मतलब जैसे हम कोई दिया जलाते हैं, दिया जलाने से उसकी जो, है ना, राख वो निकलती है कागज पे उसको लेने पर, तो उसको अगर हम पोत दें तो वो जब हम उसको पानी में डालेंगे तो उसका जो पृष्ठ है वो चमकदार दिखाई देगा, है ना। मतलब कालिख है लेकिन चमकदार दिखाई देगी। तो क्यों ऐसा, तो उसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है ना। उसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे क्यों ऐसा होता है, तो हमने वो जो कोई क्या ली है, गेंद ली है, और गेंद पर हमने यहाँ पर कालिख पोत दी, ओके। तो कालिख पोत देने से क्या होगा, यहाँ पर एक परत बन जाएगी, और उस परत के अंदर क्या समा जाएगी, वायु। मतलब गेंद पर कालिख पोत देने से, ठीक है, ये कालिख की परत पोत देने से उसके अंदर एक परत बन जाएगी जिसमें क्या रहेगी, वायु आ जाएगी। और जब हम इसे जल में डुबोते हैं, है ना, तो जल में डुबोने पर क्या हो जाएगा कि फिर से वही, जब प्रकाश किरणें जल से चलकर किस पर टकराएगी, जल से जाके गेंद पर टकराएगी, तो वो परत के और गेंद के पृष्ठ के बीच में जो वायु की परत बनी उस पर टकराएगी, और वो विरल माध्यम है, तो वहां से उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से
है ना, काली पुती हुई गेंद पर एक वायु की परत बन जाती है। तो जब जल से चलने वाली किरणें उस परत पर टकराती है तो वहाँ पर उसका कोणांतरिक परावर्तन हो जाता है और वो हमें ज्यादा चमकदार दिखाई देती है ना। तो ये कुछ सामान्य से उदाहरण है जो। अब नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसकी, रेगिस्तान में मरीचिका की, है ना। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है तो रेगिस्तान में मरीचिका, ठीक है। तो रेगिस्तान में मरीचिका का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर, ठीक है, जैसे ठीक जो गर्म देश होते हैं, है ना, जैसे रेगिस्तान की ही हम बात कर ले तो रेगिस्तान में गर्मियों के समय में जो, ठीक है, जो है ना पृथ्वी तल है, ओके, ये तल का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तो यहाँ रेगिस्तान में तल का ताप अधिक हो जाने के कारण यहाँ की जो वायु है ये वायु कैसे हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और इस वायु का, ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये गर्म वायु, देखते भी चले समझने के लिए, ये गर्म वायु। तो गर्म वायु है तो इसका घनत्व कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये किसकी तरह काम करने लग जाएगी, विरल की तरह। अब तल से ऊपर उठते चलते हैं तो तल से ऊपर उठते जाने पर वायु, वहाँ की वायु का ताप कम होते चलता है ना, तापमान कम होते चलेगा। तो ऊपर की जो वायु है वो किसका कार्य करने लगेगी, सघन माध्यम का कार्य करने लगेगी। तो यहाँ घनत्व ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ की वायु कैसी होगी, ठंडी वायु हम लिखते हैं सापेक्षिक रूप से, ओके। ऐसा नहीं कि वो ठंडी होगी, जिसकी तुलना में वो ठंडी होगी। तो वहाँ वो किसकी तरह कार्य करेगी, ठंडी वायु का घनत्व अधिक होगा तो वो सघन की तरह कार्य करेगी, है ना। तो ये तो हुई बात जो तल रेगिस्तान में, है ना, किस तरह से व्यवस्था और किस तरह से गर्म जल और ठंडा, है ना, वो रहेगा। अब यहाँ पर अगर कोई पेड़ हुआ कि मरीचिका का मतलब, जैसे रेगिस्तान के पृष्ठ पर अगर कोई पेड़ हुआ, है ना, तो पेड़ से क्या बने, जैसे इस तरह से होता है। तो पेड़ से चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे आएगी, जब किधर की ओर आएगी वो, ठीक है, तल की ओर आएगी। तो तल पर आने पर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, सघन से विरल आ रही है तो सघन से विरल में आने पर अविलंब से दूर हटती जाएगी। तो यहाँ फिर और अविलंब से दूर हट गई, यहाँ पर और अविलंब से दूर हट गई, फिर इस तरह से, मतलब ऐसे समझिए तो यहाँ ये किरण इस तरह से आएगी, है ना, ऐसे। तो एक परत पर वो क्या होगी, इससे दूर हट गई। अब यहाँ से दूर हट गई, ओके, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ अपवर्तन कोण बढ़ गया। अब ये अपवर्तन कोण अगले पृष्ठ पर आपतन कोण होगा, है ना। अगले पृष्ठ का क्या रहेगा, ये आपतन कोण, ओके। फिर अगले और विरल में जा रही है तो और अविलंब से दूर हटेगी। तो फिर यहाँ पर अपवर्तन कोण और बढ़ गया तो फिर ये अगले पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा, अपवर्तन आपतन कोण। तो इस प्रकार जो प्रकाश किरण, है ना, जैसे कोई पेड़ हुआ या कोई वस्तु हुई, उससे चलने वाली प्रकाश किरणें तल की ओर आएगी, मतलब सघन माध्यम से किधर की ओर आई है, विरल की। तो प्रत्येक परत पर वो अविलंब से दूर हटते जाएगी और अविलंब से दूर हटते जाएगी तो फिर वहां पर अपवर्तन कोण बढ़ेगा और अगले पृष्ठ पर आपतन कोण। तो इस तरह से एक स्थिति ऐसे आ जाएगी कि आपतन कोण का मान किससे अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से। तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, कोणांतरिक परावर्तन। तो ये किरण ऐसे कोणांतरिक इसका परावर्तन हो जाएगा, वो, है ना, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। अब यहाँ पर कोई प्रेक्षक अगर हो और ये प्रकाश किरण प्रेक्षक की आंखों पर पड़ती है तो उसको ये प्रकाश किरण यहाँ से आती हुई अपेयर होगी। उसको लगेगा कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो उसको यहाँ उसका प्रतिबिंब बनते हुए दिखेगा। उसको पेड़ यहाँ दिखाई देगा, पेड़ की पत्ती, है ना, यहाँ दिखेगा। तो उसको ऐसे लगेगा कि पेड़ की परछाई यहाँ बन गई है तो यहाँ रेगिस्तान में वहाँ पर पानी उपस्थित होगा, है ना, जल, कोई तालाब होगा, उसको ऐसा आभास होगा। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, मतलब रेगिस्तान में, है ना, रेगिस्तान पर वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखने की जो घटना है और वहाँ पे पानी या तालाब के होने का आभास होने की घटना जो है, इसे हम रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। ओके, तो ये होगी रेगिस्तान में मरीचिका, ठीक है। फिर इसी प्रकार इसका विपरीत ठंडे देशों में भी मरीचिका दिखाई पड़ती है, जिसे हम जल की मरीचिका कहते हैं, है ना। जैसे अब ठंडे प्रदेशों में कैसे, तो जैसे मान लो जो बर्फीले जो स्थान है ना, तो बर्फीले स्थान पर ये हमारा तल है ना,
ये बर्फ है, बर्फ की ये तल है। तो यहाँ बर्फीले तल पर यहाँ की जो वायु है ठंडा स्थान है, तो यहाँ की वायु कैसी रहेगी, सघन होगी, है ना। वायु का ताप कैसा रहेगा, कम रहेगा। ओके, यहाँ पर ठंडी वायु रहेगी, तो ये सघन की तरह कार्य करेगी। ओके, ठंडे देशों में। और फिर यहाँ से ऊपर चलने पर क्या होता जाएगा, ताप बढ़ता चलेगा, तो ऊपर वाला माध्यम किसकी तरह कार्य करेगा, विरल माध्यम की तरह। ओके, अब यहाँ पर कोई वस्तु अगर रखी रही है ना, एग्जाम्पल के लिए कोई अगर वस्तु यहाँ पर रही तो उसको वो वस्तु कैसी दिखाई देगी। अब इस वस्तु से चलने वाली किरणें, इस वस्तु से चलने वाली किरणें ऐसे कहाँ जा रही है ना, इस तरह से जा रही है। तो वो किधर से किधर चल के जा रही है, सघन से विरल में। अब सघन से विरल में जा रही है तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटते चलेगी और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपतन कोण का मान किससे बड़ा हो जाएगा, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा। और क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा तो फिर वहां पे प्रकाश किरण का कोणांतरिक परावर्तन होगा। और फिर यहाँ कोई अगर प्रेक्षक हो तो उस प्रेक्षक को ये प्रकाश किरण यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, तो उसको लगेगा कि ये जो वस्तु है कहाँ पर है ना, ये जो वस्तु है उसको कहाँ दिखाई देगी, इस तरह से, है ना, इस तरह से उसको ये वस्तु यहाँ दिखाई देगी। तो उसको नीचे वाली वस्तु है आसमान में, तो उसके तल पे रखी वस्तु आसमान में दिखाई देगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठंडे देशों की मरीचिका कहते हैं, है ना। फिर से एक बार देख ले, ये ठंडे देश है, ठंडे प्रदेशों में, है ना, पृथ्वी तल जो तल है वहाँ का तापमान कम होगा, वहाँ की वायु सघन, है ना, सघन की तरह कार्य करेगी, माध्यम की तरह। घनत्व ज़्यादा होगा, ऊपर चलने पे ताप कम होता चलेगा, ताप बढ़ता चलेगा, तो वो विरल वायु हो जाएगी वहाँ पर। फिर प्रकाश किरणें अगर किसी वस्तु से चलते ऊपर जा रही है तो उसका पूर्णांतिक परावर्तन होगा, प्रेक्षक की जब आप तक पहुंचेगी तो ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरण यहाँ से आती, तो इसे हम क्या कहते हैं, ठंडे देशों की मरीचिका, है ना। फिर इसी तरह एक एग्जाम्पल हीरे की चमक, तो हीरे की चमक भी, जो हीरा हमें किसी विशेष स्थितियों से देखने पे बहुत अधिक चमकदार दिखता है, तो बहुत अधिक चमकदार दिखने का कारण क्या है, उसका प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, है ना। तो हीरे की जो है ना कटिंग है इस प्रकार की जाती है कि उसमें जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो किन्हीं स्थानों पर, ठीक है, वो हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण है वो, है ना, 24 डिग्री के आसपास होता है या इससे थोड़ा सा अधिक होता है। तो हीरे की कटिंग इस प्रकार की जाती है कि प्रकाश किरण उस पर किसी पृष्ठ पर प्रवेश करे तो बार बार उसका अंदर क्या होता रहेगा, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा और प्रकाश किरण उसकी किसी पृष्ठ से टकरा के वापस आ जाएगी। तो ये प्रकाश किरण हमारी आंखों पर जब पड़ेगी तो हमें हीरे का वो भाग बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देगा, है ना। तो ये रहा जो हमारे पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ उदाहरण जो जिसको हम दैनिक जीवन में देख पाते हैं। ओके, चलिए, है ना। तो जैसे ये हमारे बोर्ड एग्जाम पे जो है ना, मतलब इन पे एग्जाम्पल क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर में ऐसा कि हीरे की चमक का कारण क्या है, ठंडे देशों में मरीचिका का कारण क्या है, तो हमारा आंसर रहेगा पूर्णांतरिक परावर्तन। ओके, वैसे इसको ऐसा कोई ज्यादा व्याख्या करने के लिए नहीं पूछा जाता है कि इसको समझाओ या इसको समझाओ, ऐसा सिर्फ कारण पूछते हैं। तो कारण क्या है इन सबका, पूर्णांतरिक परावर्तन। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए ना, ये कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है।